हेलो, आइए हम लोग शुरू करते हैं इतिहास के यानी कि आधुनिक इतिहास के कुछ प्रश्न जो कि हर एक एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि किस आंदोलन के दौरान पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन की भारत यात्रा और ऑप्शन सी है बंगाल का विभाजन और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बंगाल का विभाजन। यानी कि इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बंगाल का विभाजन। अब इसका जो है कुछ व्याख्या देखेंगे। व्याख्या, आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 से 1908 के बीच हुआ था। यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की उत्पत्ति विभाजन विरोध आंदोलन में हुई थी, जो बंगाल को विभाजित करने के ब्रिटिश फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। यानी कि स्वदेशी आंदोलन का जो है शुरुआत तब हुआ था जब ब्रिटिश जो है बंगाल का विभाजन करने लगे थे। तब जो है कि विदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। उसके आगे हम लोग देखेंगे होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन में है बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की शुरुआत की। उसके बाद है उन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया और जो है आयरिश विद्रोह से प्रेरित एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को होम रूल आंदोलन शुरू किया। उसके बाद उन्होंने समाचार पत्रों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। उसके बाद है 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। यानी कि 1920 से पहले जो है अखिल भारतीय होम रूल ने अपना नाम बदलकर उसके जगह पर जो है स्वराज सभा कर दिया। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। आगे है साइमन कमीशन 1927। अब इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक प्रावधान था कि शासन की प्रगति का अध्ययन करने और नए परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन थे। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सभी श्वेत 7 सदस्यों वाले भारतीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष जॉन सैमन थे। यानी कि जॉन सैमन के नाम पर ही सैमन कमीशन हुआ, इसलिए जिसका अध्यक्ष जॉन सैमन थे। उसके बाद इसलिए इसे लोकप्रिय के रूप में सैमन कमीशन कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित अपने अधिवेशन में इसका विरोध करने का फैसला किया। उसके बाद अगला पॉइंट है, इस विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। सैमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। यानी कि सैमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। लाहौर में सैमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नहीं, यानी कि अगला पॉइंट देखेंगे।
कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुई चर्चाओं के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ और पूरे बंगाल में शोक के दिन के रूप में मनाया गया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 इस अवधि के दौरान भारत के वायसराय थे। यानी कि बंगाल विभाजन के समय जो थे लॉर्ड कर्जन जो थे बंगाल के यानी कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। विभाजन के समय सर एंड्रयू फ्रेज बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उसके बाद किंग जोंग पंच द्वारा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल के दौरान 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। 1911 में जो है दिल्ली विभाजन यानी कि दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2 में है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया। और आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है जी.के. गोखले, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। अब इसका व्याख्या देखेंगे। इसका व्याख्या में है दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी ने दिसंबर 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में भारत के लिए स्वराज का ध्वज फहराया। उसके बाद अगला पॉइंट है अधिवेशन ने भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया। उसके बाद है अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने घोषणा की कि INC का लक्ष्य यूनाइटेड किंगडम की तरह स्वशासन या स्वराज था। दादा भाई नौरोजी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो वह पहले भारतीय थे जो वल्लभ पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए। वो 1886, 1893 और 1906 कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष थे। वह एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। उसके बाद 1851 में उन्होंने राष्ट्रगोप्तार नाम से गुजराती पत्रिका शुरू की। यानी कि पत्रिका लिखना जो है राष्ट्रगोप्तार नाम से गुजराती भाषा में पत्रिका लिखना शुरू किए। उसके बाद जो है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यानी कि ऑप्शन में थे गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। अब थोड़ा इसके बारे में देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? वे 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद कल्याण कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना और प्रशिक्षित करना। उन्होंने महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, अगर कहीं भगवान है तो वे
दादा भाई नौरोजी है। उसके बाद जो है अगला हम लोग देखेंगे, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कि भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों जैसे कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राज्य जन आंदोलन, ऑप्शन बी है राज्य मंडल आंदोलन, ऑप्शन सी है राज्य आंदोलन स्वराज आंदोलन, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है प्रजामंडल आंदोलनों की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत का प्रभाव देशी रियासतों के लोगों पर भी पड़ा। उसके बाद 20वीं सदी के पहले और दूसरे दशकों में कई क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ब्रिटिश सत्ता में भाग कर रियासतों में आए और राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की। उसके बाद असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ने उत्प्रेरक कारणों के रूप में काम किया और ब्रिटिश भारत की सीमाओं से पूरी भारतीय आबादी को आंदोलित किया। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के तहत रियासतों के प्रजा ने मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, काठियावाड़, जामनगर, इंदौर आदि रियासतों में जनसंगठनों की स्थापना की। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के लिए रियासतों के लोग द्वारा शुरू किए गए जन संगठन को प्रजामंडल कहा जाता था और आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन के रूप में जाना जाता था। उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन की प्रकृति। उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन के लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक साथ अपने सामंती राजकुमारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई की। ब्रिटिश खिलाफ जो है इस लड़ाई की। उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए। उसके बाद जो है इसका थोड़ा और व्याख्या बचा हुआ है। उन्होंने अपने राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों को लागू किया, जैसे स्कूल स्थापित करना, खादी का उपयोग करना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना आदि। यानी कि भारतीय स्वदेशी आंदोलन का मतलब है स्वदेश, अपना देश के उद्योगों, शिक्षण संस्थानों को जो है प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है पूछा गया। तो पहला है उच्च जातियों और अमीरों ने ही केवल इस आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया था। उसके बाद जो है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रित स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपना अभ्यास छोड़ दिया। यानी कि इसमें जो है ऑप्शन यानी कि 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 यानी कि उच्च जातियों और अमीरों ने ही केवल इस आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। यानी कि इसमें सिर्फ 1 और 2 सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद इसका थोड़ा व्याख्या देखेंगे।
व्याख्या में जो है, भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1919 से लेकर 1922 के दौरान असहयोग और खिलाफत 2 जन आंदोलन आयोजित किए गए थे। असहयोग आंदोलन की प्रतिक्रिया, कथन 1 गलत है। मध्य वर्ग के लोगों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल उच्च जाति और अमीरों ने ही आंदोलन में भाग लिया। उसका कथन 2 गलत है, इसलिए कि असहयोग आंदोलन ने जस्टिस पार्टी को अपील नहीं की। जस्टिस पार्टी ने नई राजनीतिक प्रणाली में भाग लेकर निरंतर ब्रिटिश उपस्थिति का लाभ उठाने की मांग की। और कथन 3 सही इसलिए है क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रित स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने आंदोलन के लिए समर्थन दिखाने के लिए अपना अभ्यास छोड़ दिया। उसके बाद प्रश्न में गलत कथन पूछे गए, इसलिए 1 और 2 विकल्प सी सही उत्तर है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, और उसके बाद आगे हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाली गई थी? यानी कि पहला जो है कॉमन रेड, अल हिलाल, उसके बाद सी है जमींदार। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है पत्रिका जो है निकाला गया था अल हिलाल। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। अल हिलाल 1912 में अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू की गई उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका थी। मार्ले मिंटो रिफर्स 1909 के अनुसार अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान के कारण पैदा हुए तनाव के बाद इसने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में मदद की। उसके बाद 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा क्योंकि इसे अलगाववादी विचारों का प्रचारक माना जाता था। उसके बाद अल वलाद अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया एक और उर्दू साप्ताहिक था, यानी कि अल वलाद अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है एक दूसरा साप्ताहिक पत्रिका उर्दू भाषा में प्रकाशित किया जाने लगा। अबुल कलाम आज़ाद वह 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। आज़ादी के बाद वे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उसके बाद हर साल 11 नवंबर को उनकी जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उन्हें मरणोपरांत, यानी कि उनके मरने के बाद 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण देखेंगे, महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पत्रिकाएं और संबंधित व्यक्ति, यानी कि द कामरेड मौलाना अब्दुल कलाम अली, उसका जमींदार मौलाना जफर अली खान, बंगाल राजपत्र जेम्स अगस्टस हिक्की, उसके संवाद कौमुदी बंगाली और मिरात उल खबर फारसी अखबार, यानी कि संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में और मिरात उल अखबार फारसी भाषा में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान, उसका अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। उसके बाद ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया, उसका लीडर मदन मोहन मालवीय। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आगे है
क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर में है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है, यानी कि कौन गलत है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए देखेंगे, गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ये तो सही है। गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण दिया। महात्मा गांधी को वर्ष 1921 में गिरफ्तार किया गया था। उपरोक्त में से एक से अधीन में से कोई नहीं, यानी कि इसमें हम लोग को सही नहीं है वो देखना है। तो यानी कि 19 क्या बोल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो ये तो एक सही है, बी सही, यानी कि सी, ऑप्शन सी सही नहीं है। महात्मा गांधी को वर्ष 1921 में गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए जो है ऑप्शन सी गलत होगा। उसके बाद व्याख्या देखेंगे। कथन ए सही है तो क्यों सही है वो देखेंगे। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद कथन भी सही है, और क्यों सही है ये देखेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसे महानामा भी कहा जाता है, ने गांधी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद गांधी जी ने 4 फरवरी 1916 को BHU के दर्शकों को संबोधित किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद यह उनका पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण और उपस्थित थी। कथन सी गलत है, और क्यों गलत है ये देखेंगे। 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्हें मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया था और 6 साल की सज़ा सुनाई गई। तो अब उसके बाद क्वेश्चन 7वां देखेंगे। क्वेश्चन 7 में है, 19वीं सदी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। अब इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और भारतीयों को पिछड़े, आदिम और खुद पर शासन करने में अक्षम के रूप में ब्रिटिश चित्रण का खंडन करके। ऑप्शन बी है, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। ऑप्शन सी है, ब्रिटिश शासन के अधीन लोगों से संघर्ष करने और जीवन की दयनीय स्थितियों को बदलने का आग्रह करके। उसका उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी है, एक से अधिक, यानी कि इसका आंसर इसका सही है, यानी कि एक से अधिक है। तो यानी कि जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो एक से अधिक है। चलिए इसको समझते हैं व्याख्या के माध्यम से। व्याख्या में है, व्याख्या में किधर गया, व्याख्या हाँ, व्याख्या किधर गया हो, हाँ आ गया। इसके बाद जो है इसमें यही है ना, हाँ व्याख्या यही है। इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं के निर्माण में मदद की। ऐतिहासिक तथ्यों की पुनर्व्याख्या और भारतीय के पिछड़े आदमी और स्वयं को शामिल करने में अक्षम के रूप में ब्रिटिश चित्रण का खंडन करना था, ये भी एक कारण था। उसके बाद जो है भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन लोगों से संघर्ष करने और जीवन की दयनीय स्थिति को बदलने का आग्रह करके, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 8।
1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन पहला है जगजीवन राम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी ने ही जो है 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। और इसका व्याख्यान देखेंगे। व्याख्या तो व्याख्या में है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में मुंबई में की थी। इसका उद्देश्य दलित वर्गों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिरों, स्कूलों, जल संसाधनों आदि तक पहुंचने में सहायता करना था। उसके बाद दूसरा है घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और अमृतलाल ठक्कर सचिव थे। महात्मा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, वे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उसके बाद उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अवसर पर भाषण दिया, यानी कि समारोह के अवसर पर भाषण दिया। उन्होंने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया, जहां बिहार के राजकुमार शुक्ल ने उसे नील किसानों की दुर्दशा देखने के लिए चंपारण आने का अनुरोध किया था, यानी कि आग्रह किया था। यानी कि यहीं पर जो है बिहार के राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी से आग्रह किए थे कि भारत में एक बार भारत चल के जो है बिहार चल के एक बार बिहार का स्थिति देखा जाए। उसका 1917 में चंपारण सत्याग्रह, यानी कि 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ। 3 कठिया कहने का मतलब है कि प्रत्येक एकड़ भूमि में 3 कट्ठा का जो है नील का खेती करना आवश्यक था। उनके द्वारा आयोजित पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह जो है 1917 चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित किया गया पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 1918 का खेरा सत्याग्रह उनके द्वारा आयोजित पहला असहयोग आंदोलन था। उसके बाद आगे देखेंगे 1918 में जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। उन्होंने 1924 में बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखेंगे। डॉक्टर BR अंबेडकर ने 1924 में दलित वर्ग कल्याण संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने 1927 में शहर के मुख्य तालाब से पानी लेने के अछूत समुदाय के अधिकार के लिए लड़ने के लिए महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना किया। यानी कि उन्होंने मतलब डॉक्टर BR अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 पत्रिकाएं शुरू की। उसमें पहला है मूक नायक, जो कि 1920 में किया, बहिष्कृत भारत 1924 में, समानता 1928, जनता 1930, प्रबुद्ध भारत यानी कि 1956। उसके बाद अगला है जगजीवन राम। तो आइए थोड़ा जगजीवन राम को भी देखें। बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जगजीवन राम जो है बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। आज़ादी के बाद उन्होंने 1952 तक लेबर पोर्टफोलियो संभाला। उसके बाद वह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे। उन्होंने 1977 से 1979 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी
कार्य किया। उसके बाद उन्होंने उनके पास भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैबिनेट मंत्री 30 वर्ष होने का रिकॉर्ड है। उसके बाद उनके स्मारक शमशान स्थान यानी स्मारक मतलब शमशान स्थान को समानता स्थल यानी कि समानता का स्थान कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 9 है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार के भारत से वापस जाने के निर्णय की नवीनतम घोषणा की। यानी कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार के भारत से वापस जाने के निर्णय की नवीनतम घोषणा की। ऑप्शन ए है अगस्त 1947, ऑप्शन बी जनवरी 1948, ऑप्शन सी जून 1948, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जून 1948। उसके बाद इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या जो है किधर, हाँ व्याख्या है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत से हट जाए। उन्होंने घोषणा की सत्ता जिम्मेदार भारतीय हाथों में हस्तांतरित की जाएगी। उसके बाद क्लेमेंट एटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन किया। इसके बाद भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 आई, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर लिया। उसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को चिन्हित करने के लिए गठित दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन है एपी मून, एबी अलेक्जेंडर, उसका सिरिल रेडक्लिफ, उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सिरिल रेडक्लिफ, यानी कि इसके नाम पे ही उस रेखा का नाम भी दिया गया है रेडक्लिफ लाइन। इसका व्याख्या में देखते हैं। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ब्रिटिश वकील को पंजाब और बंगाल के 2 सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आयोग को भारत और पाकिस्तान की नई सीमाओं को बनाने का काम दिया गया था। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 5 हफ्ते का समय लिया था। सीमा आयोग का निर्णय 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया था। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, और जो है प्रत्येक वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन को यानी कि डिस्कशन के साथ प्रत्येक दिन जो हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, और देखते हैं इसके बाद अगले वीडियो में।